हेलो एवरीवन। हम लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन तक का पार्ट हमारा हुआ है, बरोबर। उसका क्वेश्चन राउंड भी मैं लूंगा लेकिन बाद में। और पहले एक फटाफट हम रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने देखा है, फिर उसके बाद हम आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें हमने अभी तक क्या देखा है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पहले वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 का पार्ट था, बरोबर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 7 का पार्ट था। फिर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अलग एक्ट बना दिया गया बाय द नेम इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसको एसेंट मिला 15 मार्च 1930 को और ये एनफोर्स हुआ 1 जुलाई 1930 को, बरोबर। ऐसा कुछ हमने पढ़ा। फिर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उसमें से जो वर्ड इंडियन था उसको हटा दिया। मतलब इनिशियली उसका नाम था इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और बाद में इसका नाम क्या हो गया, बाद में इसका नाम हो गया सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और ये अमेंडमेंट 1963 में हुआ था, बरोबर। फिर जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये डील करता है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। अब गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज मूवेबल, लेकिन उसमें एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा और उसमें उसमें मनी नहीं आएगा, बरोबर। उसके अलावा ये डील नहीं करेगा, किससे डील नहीं करेगा, मॉर्गेज और प्लेज से डील नहीं करेगा, क्योंकि मॉर्गेज और प्लेज से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और टोपा डील करता है। उसके अलावा ये डील नहीं करेगा सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, क्योंकि उससे भी टोपा डील करता है, बरोबर। फिर हमने बात की कि भाई ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बारे में बात करेगा। तो जो प्रोविजन इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में है वहां पे तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही अप्लाई होगा। पर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ना हो, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन है विच इज इन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई किया जाएगा, ना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर। उसके बाद हमने सीधा बात किया डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन में हमने बायर और सेलर का डेफिनेशन देखा। बायर मतलब पर्सन हु बाय और एग्रीज टू बाय। सेलर मतलब पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स, बरोबर। फिर हमने बात की कि गुड्स क्या होता है। तो गुड्स मतलब एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग या अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, include stock and shares, growing crops, grass and other things attached to land which are agreed to be severed before sale और अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो जमीन से जुड़ी हुई दूसरी चीजें हैं वो गुड्स की कैटेगरी में आ सकती है, लेकिन उसको एज पर कॉन्ट्रैक्ट हम शिवर करके अलग करके सामने वाले पर्सन को देना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की टाइप ऑफ गुड्स के बारे में, बरोबर। और टाइप ऑफ गुड्स जो होता है उसमें उसमें हमने देखा कि एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, फिर एक फ्यूचर गुड्स होता है और एक कंटीजेंट गुड्स होता है। फिर स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स होता है, असर्टेन गुड्स होता है, अनअसर्टेन गुड्स होता है, बरोबर। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बरोबर, हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर फ्यूचर गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर होने के बाद आप प्रोड्यूस करोगे या मैन्युफैक्चर करोगे या प्रोक्योर करोगे। कंटिंजेंट गुड्स मतलब जो फ्यूचर के किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। फिर एग्जिस्टिंग गुड्स में एक होता है स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स, दूसरा होता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स मतलब वो एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के हिसाब से अलग नहीं किए।
और स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स मतलब वो गुड्स जो हमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के हिसाब से अलग कर दिए हैं। उसके पहले गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम और मनी भी आया था कि भाई डेफिनेशन में कहा था ना कि भाई एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स नहीं। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब कोई भी ऐसा क्लेम जो हम कोर्ट में केस करके एक्शन लेके रिकवर कर सकते हैं, बरोबर। फिर उसके बाद हमने बात की कि जो गुड्स है उसमें एक था गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब ऐसा गुड्स जिसके रिलेशन में हर काम पूरा हो चुका है, और हर काम पूरा हो चुका है, जो भी बात हुई थी वो पूरी हो चुकी है, और बायर उन गुड्स को लेने से मना नहीं कर सकता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। फिर उसके बाद हमने बात की डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी इज वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को वॉलेंट्रीली गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करता है, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। और डिलीवरी ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है, कोई भी काम आप गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर करने के लिए करते हो तो वो डिलीवरी की कैटेगरी में आता है। डिलीवरी तीन टाइप की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी मतलब आप फिजिकली गुड्स को मूव करते हो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट, और सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब डिलीवरी बाय वे ऑफ टोकन यानी डॉक्यूमेंट के थ्रू या कोई दूसरे टोकन के थ्रू। फिर हमने बात की कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा हम मानेंगे कि उसका गुड्स पे कंट्रोल है, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप सीधा डिलीवर करके या एंड्रोस करके किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में बिल ऑफ लीडिंग आ सकता है, रेलवे रिसीट आ सकता है, डॉक वारंट आ सकता है, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट आ सकता है, या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जहां पे जिस पर्सन का नाम लिखा है हम माने कि उसका कंट्रोल है, या जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है हम माने कि उसका कंट्रोल है, और वो डिलीवरी के थ्रू या एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। फिर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ टाइटल में फर्क क्या है? देखो, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में जो पर्सन का नाम होगा ही होल्ड दैट पर्टिकुलर गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में भी सेम चीज है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को आप ट्रांसफर कर सकते हो आइदर बाय डिलीवरी और एंड्रोसमेंट, लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल को आपको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का एग्जांपल है। अगर आप किसी को शेयर बेचते हो तो आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट दोगे तो कोई मतलब नहीं, सर्टिफिकेट के साथ आपको एक ट्रांसफर डीड बना के देना पड़ेगा ताकि शेयर उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। फिर हमने बात की मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। अब ये जो मर्केंटाइल एजेंट है ये कौन होता है? एजेंट इन सिंपल टर्म कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें या किसी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कौन से पर्सन को बोल सकते हो कि वो आपका एजेंट है? ऐसा पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको हमने हमारे बिहाफ पे गुड्स सेल करने के लिए ऑथोराइज किया है उसको हम एजेंट बोल सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हमने हमारे बिहाफ पे गुड्स कंसाइन करने के लिए ऑथोराइज किया है उसको भी हम एजेंट बोल सकते हैं। फिर ऐसा पर्सन जिसको हमने हमारे बिहाफ पे गुड्स परचेस करने के लिए ऑथोराइज किया है उसको भी हम एजेंट बोल सकते हैं। फिर ऐसा पर्सन जिसको हमने बोला है कि अगर पैसे की जरूरत हो तो तू गुड्स को गिरवी रख के पैसा ले लेना, उसको भी हम एजेंट की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने बात की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन गुड्स, बरोबर। जो ओनर है, अगर हम बोलते हैं कि भाई सो एंड सो पर्सन के पास प्रॉपर्टी इन गुड्स है, इसका मतलब है कि वो सो एंड सो पर्सन गुड्स का ओनर है। बाय वर्ड प्रॉपर्टी वी मीन ओनरशिप। और ओनरशिप दो टाइप का होता है, एक जनरल और एक स्पेशल। अब जनरल मतलब नॉर्मली जो ओनर है उसका ओनरशिप। अब स्पेशल ओनरशिप या स्पेशल प्रॉपर्टी कब एग्जिस्टेंस में आती है? समझो आपको पैसे की जरूरत थी, तो आपको 5,000 रुपए चाहिए थे, तो आपने अपने गुड्स मेरे पास प्लेज किए, गिरवी रखे, और मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए, बरोबर। मैं गुड्स का ओनर नहीं हूं, मेरे पास गुड्स गिरवी है, गुड्स के ओनर तो आप ही हो। तो अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मेरे को गुड्स बेचने का राइट है, और मैं जिस किसी को भी गुड्स बेचूंगा उसको एकदम क्लियर टाइटल मिलेगा, बरोबर। तो इस सिचुएशन में जो गुड्स का जनरल प्रॉपर्टी है वो आपके पास है, लेकिन गुड्स का स्पेशल प्रॉपर्टी मेरे पास है, बरोबर, प्लेजी के पास।
फिर उसके बाद हमने बात की इंसॉल्वेंट मतलब कौन। इंसॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो अपना डेप्थ रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पे करने में सक्षम नहीं है, जिसका लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो गया। और किसी को इंसॉल्वेंट बोलने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको एज पर इंसॉल्वेंसी लॉ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। अगर उसको एज पर इंसॉल्वेंसी लॉ इंसॉल्वेंट नहीं भी डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन वो अगर डेप्थ पे करने में सक्षम नहीं है, तो उसको इंसॉल्वेंट ही माना जाएगा। फिर प्राइस, वो पैसा प्राइस मतलब वो पैसा जो गुड्स के एक्सचेंज के लिए हमको मिलेगा। फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स मतलब स्टेट या कंडीशन। फॉल्ट मतलब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या डिफॉल्ट। फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा सेक्शन 215 में, कि अगर कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई एक्सप्रेशन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बार बार यूज हुआ है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, तो उस केस में हम उसका वो डेफिनेशन लेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था। इतना हमारा हुआ है, यहां तक का पार्ट हम अभी तक देख चुके हैं, बरोबर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हमें बात करना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखो, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, दैट इज सेल, एग्रीमेंट टू सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हम बात करने वाले हैं सेल के बारे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में, और हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, बरोबर। देखते हैं क्या दिया है। तो यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर व्हाट डू यू मीन बाय सेल। अब यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक अलग टर्म है, सेल एक अलग टर्म है, दोनों सेम नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, व्हाट डू यू मीन बाय सेल, एंड ऑल्सो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट टू सेल। ये एग्रीमेंट टू सेल भी एक अलग टर्म। एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखो, यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब वेयर सेलर एग्रीज टू ट्रांसफर, वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ कंसिडरेशन। मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे सेलर या तो गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा, या गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए एग्री करेगा। किसको ट्रांसफर करने के लिए? बायर को। और वो सब किसके लिए करेगा? फॉर अ प्राइस, यानी कि फॉर अ कंसिडरेशन, बरोबर। क्या दिया है देखो इन्होंने, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस, बरोबर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू दी बायर फॉर अ प्राइस। अब यहां पे आगे का सेंटेंस देखो, देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, बरोबर। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट ओनर और दूसरे पार्ट ओनर के बीच में होता है इन रिलेशन टू सेल, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मान सकते हैं, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जा सकता है। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझो, समझो ये जो मोबाइल है, बरोबर, ये मोबाइल मैंने और हर्ष ने मिलके 10,000 में खरीदा। मतलब 10,000 रुपए हमने ज्वाइंटली इन्वेस्ट किए, 5,000 मेरे, 5,000 हर्ष के, बरोबर। तो यहाँ पे मैं भी ज्वाइंट ओनर हूं या को ओनर हूं, और हर्ष भी ज्वाइंट ओनर है या को ओनर है, बरोबर। अब हुआ क्या, क्योंकि हर्ष का 12th बोर्ड एग्जाम था, बरोबर, उसके 12th के स्टार्ट में हमने मोबाइल लिया था, और क्योंकि उसका 12th का बोर्ड एग्जाम था, तो घर वालों ने बोला भाई मोबाइल वापरा मत कर ज्यादा, बरोबर, तो तेरी पढ़ाई पे ध्यान दे, बरोबर। 12th हो जाए, बाद में तेरे को एक अलग ही मोबाइल दिला देंगे, तेरे को सर के साथ शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो हर्ष मेरे पास आया, बोला कि सर हमने मोबाइल 10,000 में ज्वाइंटली खरीदा था, 5,000 आपने डाले थे, 5,000 मैंने डाले, तो को ओनर आप हो, को ओनर मैं हूँ। अब मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है, तो एक काम करो ना, पूरा मोबाइल आप ही खरीद लो। मतलब आप क्या करो, जो भी आपको लगता है, मतलब मैंने 5,000 दिए थे, हर्ष बोलता है मैंने 5,000 दिए थे, अब आपको जो भी ठीक लगता है मुझे दे दो और पूरा मोबाइल आप रख दो। तो समझो मैं हर्ष को 3,000 रुपए देता हूं, ताकि हर्ष का जो ओनरशिप का शेयर है वो भी मुझे ट्रांसफर हो जाए, तो भी इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे। मतलब देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर यानी कि मैं एंड अनदर पार्ट ओनर यानी कि हर्ष। हर्ष बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूं, पर हर्ष खुद का शेयर बेच रहा है और मैं हर्ष का शेयर खरीद रहा हूं, मेरा शेयर तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं। फिर क्या दिया इन्होंने कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी आइदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर, और कंडीशनल मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में चाहो तो कंडीशंस भी डाल सकते हो, मनाही नहीं है। कंडीशंस बोलेगा तो कैसे कि भाई आप पेमेंट कैश में ही दोगे, बरोबर, आप पेमेंट एनईएफटी से ही दोगे, चेक से ही दोगे, या फिर गुड्स का डिलीवरी आप मुझे लाके दोगे, या फिर गुड्स आप मेरी दुकान से लेके जाओगे, या फिर जो गुड्स है उसका पेमेंट गुड्स ट्रांसफर होने के 15 दिन बाद आ जाना चाहिए। ये ऐसा कंडीशंस आप इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट डाल सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी आइदर एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ऐसा कुछ नहीं है कि एब्सोल्यूट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कंडीशनल ही होना चाहिए। इट डिपेंड्स, इट कैन बी एब्सोल्यूट, इट कैन बी कंडीशनल। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको देखना है वो है हमारा सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों आता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेन हेड, उसके नीचे दो सब हेड। कौन सा दो सब हेड? एक सेल, दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अंतर क्या होता है? देखो, जब सेल होता है तब गुड्स का ओनरशिप, जब सेल होता है तब गुड्स का ओनरशिप इमीडिएटली बायर को ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हिसाब से गुड्स का ओनरशिप इमीडिएटली सेलर से बायर को जाए, इमीडिएटली सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सेल, उसको हम बोलते हैं सेल। और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हिसाब से जो ओनरशिप है वो सेलर से बायर को फ्यूचर में जाएगा, इमीडिएटली नहीं जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद या पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के बाद, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। बस थोड़ा सा ही अंतर है, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगा, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर होगा, बरोबर। क्या दिया देखो इन्होंने, where a contract of sale, where under a contract of sale the property in goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called sale। ट्रांसफर टू दी बायर मतलब इमीडिएट ट्रांसफर। बट वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप इन दी गुड्स इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, या तो फ्यूचर में या कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। फिर एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, जो एग्रीमेंट टू सेल है जब भी ओनरशिप ट्रांसफर होगा तब वो क्या बन जाएगा? सेल। व्हेन द टाइम इलैप्सेस और कंडीशन आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? जब नियर फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। समझो, समझो, मैंने मैंने फॉर एग्जाम्पल दीप को पूछा कि भाई मेरा मोबाइल खरीदोगे क्या, मुझे 10,000 में बेचना, बरोबर। तो दीप ने बोला हाँ सर मैं खरीद लूंगा, लेकिन जो पैसा है वो मैं आपको 15 दिन के बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो पैसा 15 दिन के बाद देगा, तो जो मोबाइल है उसका जो ओनरशिप है, उसका जो अथॉरिटी है, वो भी तेरे को पैसा देने के बाद ही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मेरे और दीप के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट टू सेल। मतलब 15 दिन के बाद जब वो मुझे पैसा देगा
तभी उसको ओनरशिप ट्रांसफर होगा, उसके पहले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तो 15 दिन तक ये एग्रीमेंट टू सेल है, और 15 दिन के बाद जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, मतलब पैसा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। बरोबर है, फर्क समझा? सेल और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप का फर्क होता है। अब देखो आगे क्या देके रखा है इन्होंने, आगे इन्होंने हमें देके रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एसेंशियल्स या एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या नहीं है, वो जानने के लिए हमको ये फीचर्स चेक करने पड़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे फीचर सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एसेंशियल सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला फीचर क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टी, सेलर एंड बायर, दो पार्टी होनी चाहिए, सेलर और बायर। या तो सेलर बायर को ऑफर दे और बायर एक्सेप्ट करे, या बायर सेलर को ऑफर दे, सेलर एक्सेप्ट करे। को ओनर दूसरे को ओनर से डील करता है, वो ठीक है, वो भी तो अलग अलग पार्टी है ना, पर कोई खुद को परचेज या सेल नहीं कर सकता। देयर शुड बी टू डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट पार्टी, वन बायर अनदर सेलर। बरोबर। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर की, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, गुड्स। जो भी कोई गुड्स के कैटेगरी में आता है, जो भी कोई गुड्स के डेफिनेशन में आता है, यानी कि मूवेबल, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, क्रॉप एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, इट कैन बी एग्जिस्टिंग, इट कैन बी फ्यूचर, इट कैन बी कंटिजेंट, वो सारे के सारे गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, और वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर शुड बी ओनली एंड ओनली गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, कोई और चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता। फिर जहां तक सवाल है पैसे का, प्राइस का, इट शुड बी मनी, कैश, चेक, डीडी, एनईएफटी, कुछ भी चलेगा, बट मनी होना चाहिए, नॉट इन काइंड। बरोबर, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो प्राइस है वो मनी होना चाहिए, प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड, शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। बरोबर, but there is nothing to prevent the consideration from being partly in money and partly in kind। मतलब जो कंसिडरेशन है पूरा मनी हुआ तो भी ठीक, थोड़ा मनी थोड़ा काइंड हुआ तो भी ठीक, लेकिन पूरा काइंड होगा तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बोल सकते हैं, वो बार्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बार्टर। बरोबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं दीप को बोला भाई ये मोबाइल मुझसे 10,000 में खरीद ले, तो दीप ने मेरे से मोबाइल लिया और मेरे को 10,000 दिया, पैसा आया ना, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दीप मुझे बोलता है सर 10,000 पूरा नहीं है मेरे पास, आप एक काम करो 6,000 कैश ले लो, और बदले में 4,000 के बदले आप मेरी घड़ी ले लो, तो भी चलेगा, थोड़ा कैश थोड़ा टाइम। दीप बोलता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करो, मेरी घड़ी ले लो, और घड़ी के अलावा मेरे पास एक टैब है, आप वो टैब ले लो। तो ये क्या हो गया, बार्टर, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या देखिए रखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेलर से बायर को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट हुआ तो भी ठीक, नियर फ्यूचर में हुआ तो भी ठीक, लेकिन होना चाहिए। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसमें या तो सेलर ऑफर करेगा मुझे बेचना है और बायर एक्सेप्ट करेगा, या बायर ऑफर करेगा मुझे खरीदना है और सेलर एक्सेप्ट करेगा। A transfer of property in a transfer of property in goods from seller to buyer must take place. The contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price by one party and acceptance of such offer by other। seller buyer को offer देगा तो buyer accept करेगा, buyer seller को offer देगा तो seller accept करेगा। Contract may be absolute or conditional, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जाम्पल, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एक्सेट्रा। और उसके अलावा जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स होने चाहिए,
वो सारे के सारे एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी होने चाहिए। जैसे जो पार्टीज डील कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल होनी चाहिए। दे शुड बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बरोबर। जो कंसिडरेशन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो लॉफुल होना चाहिए। बरोबर। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो सारे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो जिसमें ये सारे फीचर प्रेजेंट हो जाएंगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे फीचर प्रेजेंट हो जाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल सकते हैं। ये सब सेक्शन 4 में दिया। बरोबर। अगर आप पीछे वाली स्लाइड पे जाओगे तो देखो सब कुछ सेक्शन 4 में दिया है इन्होंने। 4.1 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 4.2 में एब्सोल्यूट और कंडीशनल, 4.3 में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और 4.4 में कब सेल एग्रीमेंट टू सेल सेल बनता है। बरोबर है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट सबको? अच्छा, यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है क्या? अंतिमा, नो सर। दीप, नो सर। हर्ष, नो सर। कल्याणी, नो नीरज, सर। ऋतु, रोहन। सर। आज बड़े नो सर। दिनों बाद साईराज भी आया है। साईराज कहाँ थे इतने दिन? साईराज कहाँ गायब थे इतने दिन? शैलेश, सिद्धि, तनुष्का, वैष्णव, क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ओके। तो इतना एक बार आप रिवाइज करो, इतना एक बार आप रिवाइज करो। बरोबर। फिर अपन आगे की बात करते हैं।